जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको समास किसे कहते हैं व समास के कितने भेद होते हैं, जिसमें मैंने तत्पुरुष अव्ययी भाव समास तथा तत्पुरुष समास को विस्तारपूर्वक समझाया था। इस वीडियो में बच्चों आज हम सब पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान आप कैसे करेंगे? जिस समास में उत्तर पद यानी जो बाद का पद होता है वह प्रधान होता है तथा उनके दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो बच्चों उपमान क्या होता है? उपमान का अर्थ होता है जिससे किसी चीज़ की तुलना की जाए, और उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, देखो बच्चों, इसे हम निम्न उदाहरणों द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मेरा पहला उदाहरण है नील गाय। नील गाय में क्या है? पहला पद क्या हो गया? विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य का यहाँ पे क्या है? संबंध बताया गया है। तो जहाँ संबंध होगा वहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। तो क्या होगा? नील गाय का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नीली है जो गाय। इसी प्रकार श्वेत धन अंबर। श्वेत क्या है? विशेषण, और अंबर क्या है? विशेष्य। तो दोनों में जब संबंध हो गया तो श्वेतांबर बना, और इसका समास विग्रह कैसे होगा? श्वेत है जो अंबर। इसी प्रकार अंधविश्वास। अंधविश्वास का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अंधा है जो विश्वास। यहाँ पे देखो बच्चों, समास विग्रह करते समय हम है जो इन दो शब्दों का और प्रयोग कर रहे हैं। नीली है जो गाय, श्वेत है जो अंबर, अंधा है जो विश्वास। इस प्रकार कर्मधारय समास में समास विग्रह किया जाता है। इसके पहले मैंने जितने भी उदाहरण आप सबको बताए हैं उसमें पहला पद कैसा था? विशेषण था, और दूसरा पद विशेष्य था। अब मैं आप सबको जो उदाहरण दिखाने जा रही हूँ उसमें बच्चों पहला पद विशेष्य है और दूसरा पद विशेषण है। जैसे देखो, नर धन उत्तम। तो नर क्या है? विशेष्य है, और उत्तम विशेषण है। तो यहाँ पे भी उपमेय उपमान का विशेषण और विशेष्य का संबंध हो गया, तो नरोत्तम, और नरों में जो उत्तम। इस तरह से समास विग्रह होगा। इसी प्रकार पुरुष धन उत्तम। पुरुष विशेष्य हो गया और उत्तम विशेषण हो गया। ठीक है, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पुरुषों में जो है उत्तम। चलिए अब हम पढ़ेंगे तीसरा नियम क्या है? उपमेय और उपमान। उपमेय उपमान का संबंध होने पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है? कमल और नयन। इसमें पहला पद कमल है, दूसरा पद नयन है, यानी जिसकी तुलना की जाए। यानी किसकी तुलना की जा रही है? नयन की तुलना की जा रही है। तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया। और किससे की जा रही है? कमल से, यानी उपमेय हो गया। तो दोनों में क्या हो गया? दोनों में संबंध हो गया, तो बन गया कमल नयन। समस्त पद क्या हो गया? कमल नयन। तो कमल रूपी नयन। इसका समास विग्रह करने पर यहाँ रूपी शब्द का योग हो जाएगा और बन जाएगा कमल रूपी नयन। इसी प्रकार विद्या धन। विद्या और पहला पद क्या हो गया? विद्या, और दूसरा पद हो गया धन। तो इन दोनों का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? विद्या रूपी धन। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास की क्या पहचान है? इस समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। यानी बच्चों, पहला पद जो होता है उसमें संख्या का बोध होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद सामासिक पद यानी समाहार यानी समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने उदाहरण लिया है चौराहा। चौराहा में देखो, पहला पद क्या बताया था मैंने? संख्यावाची, यानी संख्या का बोध कराए। यानी चौ क्या हो गया? संख्या है, यानी चौ का मतलब होता है चार, और राहा यानी राह। तो इसका समास विग्रह करेंगे चौराहा का, तो क्या बनेगा? चार राहों का समूह। चार राहों का समूह को क्या कहा जाता है? चौराहा। और इसको हम दूसरे शब्दों में चार राहों का समाहार भी कह सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, त्रिलोक। त्रिलोक में क्या है बच्चों? पहला पद क्या हो गया? संख्यावाचक होना चाहिए, तो त्रि का मतलब तीन, और लोक तो तीन लोकों का क्या हो गया? समाहार यानी समूह। तो इसका समास विग्रह हो गया त्रिलोक का, तीन लोकों का समाहार। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? द्विगु समास। ये है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की क्या पहचान है? जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े रहते हैं। तो अब बताइए बच्चों, योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में जो छोटी सी पाई खिंची होती है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। जैसे देखो बच्चों, पाप पुण्य। ठीक है, पाप
के बाद क्या, एक छोटी सी पाई है, फिर है पुण्य। तो इसमें दोनों पद इसके प्रधान होंगे, यानी पहला पद पाप हो गया, दूसरा पद पुण्य हो गया। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो हम योजक चिन्ह को हटाकर और शब्द जोड़ देंगे। जैसे पाप पुण्य को समास विग्रह करना होगा तो कैसे करेंगे, पाप और पुण्य। इसी प्रकार गंगा यमुना, गंगा यमुना में देखो छोटी सी पाई है यानी योजक चिन्ह है, ये कौन सा समास हो गया, इसको झट से आप पहचान जाओगे, जहाँ जहाँ योजक चिन्ह दिया रहेगा आप झट से हम पहचानोगे, यह द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में जब समास विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह को हटाकर हम और शब्द जोड़ देंगे, यानी गंगा यमुना को क्या कर देंगे समास विग्रह में, गंगा और यमुना। इसी प्रकार सुख दुख, सुख दुख का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सुख और दुख। और कौन सा समास है यह, द्वंद्व समास। अब हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराता है और वही पद प्रधान होता है, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब बच्चों, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद गौड़ होते हैं और वो किसी अन्य पद का बोध कराते हैं। वह जो पद, जिस पद का बोध कराएंगे वही क्या होगा, वही बहुव्रीहि समास कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, दश आनन, दश आनन, देखिए पहला पद दश है और दूसरा पद आनन, तो इसका समस्त पद क्या बन गया, दशानन। अब दशानन का समास विग्रह करेंगे तो इस कैसे करेंगे, 10 है आनन जिसके, आनन मतलब बच्चों सिर, यानी 10 है आनन जिसके, यानी 10 सिर है जिसके, कौन हो गया, रावण। तो इसका समास विग्रह क्या हो गया, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। तो यह कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। देखो अब ये देखो 10 है आनंद जिसके, इस अलग से कोई एक पद का बोध करा रहा है, यानी रावण शब्द का बोध हो रहा है हम, तो जहाँ पे किसी अन्य पद का बोध हो वह बहुव्रीहि समास होता है। इसी प्रकार नीलकंठ, नीलकंठ का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका होता है, शिव जी का, यानी किसी अन्य पद का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। और इसका समास विग्रह ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, नीला है कंठ जिसका, शिव जी। अब इसी प्रकार गजानन, गजानन का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गज जैसा आनन, गज जैसा आनन, आनन माने क्या बताया था मैंने, सिर, यानी गज यानी हाथी, हाथी जैसा सिर किसका होता है, गणेश जी का। तो इसका देखो बच्चों समास, गजानन का समास विग्रह किस प्रकार होगा, गज जैसा आनन है जिसका, गज जैसा आनन है जिसका लिखकर फिर उसके ब्रैकेट में लिखेंगे श्री गणेश, यानी गणेश जी का। तो ये कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। बच्चों मैंने कुछ उदाहरणों द्वारा आप सबको समास समझाया है, लेकिन आप सबको इस पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना होगा और सभी समास में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन सबको अच्छे से समझ के पढ़ना होगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।